हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल। आज के सेशन में हम लोग 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है जेईई मेंस का, उसका फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सवाल मेमोरी बेस्ड है, जो स्टूडेंट लोग रिपोर्ट किए हैं उस सवाल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में फिजिक्स सेक्शन की डिफिकल्टी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी या मीडियम लेवल के थे। एक दो सवाल थे जो कि कैलकुलेटिव थे, जिसमें कि उलझने पर टाइम बर्बाद हो सकता है। तो आप ऑन एन एवरेज पेपर को मीडियम और ईजी लेवल का बोल पाएंगे। मोस्ट ऑफ द सवाल को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करा जा सकता है। अब चलते हैं सवालों पे। सबसे पहला सवाल, इन इक्विलेटरल प्रिज्म द पाथ ऑफ रेज शोन। देखो ऐसे फर्स्ट वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर होके यहाँ से ग्रेज कर गया है ना। क्रिटिकल एंगल का सवाल, डिटरमाइन म्यू। तो यहाँ जो स्लैब एक अटैच्ड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सवाल में क्रिटिकल एंगल का जो है थ्योरी लगेगा। आप देखिए तो यहाँ ये एंगल जो है, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म बोला तो ये 60 सारी 60 होंगे, ये 90, तो दिस विल बी 30, दिस विल बी 30। तो यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल विल बी 60, मतलब कि यही है क्रिटिकल एंगल। क्योंकि आप जब रेयर से डेंसर की तरफ, ये डेंसर रहा होगा, डेंसर की तरफ जाते हैं और क्रिटिकल एंगल जब आता है तो ग्रेस कर जाता है रे, है ना, रेयर से डेंसर की तरफ जाने में। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे, देखो ये क्रिटिकल एंगल बोल पा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल मतलब साइन 60, दैट इज म्यू, एंड साइन 90, है कि नहीं। इस तरीके से लिख पाएंगे 1.6 साइन 60 √3/2, है ना, म्यू साइन 90 इज 1। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू हम लोग लेके आ पाएंगे। तो म्यू को लिख पाओगे 0.8 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, है ना। 0.8 कैसे, तो देखो ये 2 इससे कट के यहाँ पे देखो 0.8 आएगा और 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कुछ इस तरीके का वैल्यू आ रहा है ना। सबसे क्लोज आंसर है ये, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आसान सवाल, आप इसको फर्स्ट राउंड में पक्के से कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये है सेमीकंडक्टर का सवाल, लॉजिक गेट का सवाल। अब इसमें देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा ये बताने बोला हम लोग को, है ना। ये जो गेट है दैट इज नांद गेट, है ना। नांद को आप बोलते हैं एंड का नॉट, ऐसे बोल सकते हो, है ना, एंड का नॉट। तो एंड का जो भी रिजल्ट आता है ए इंटू बी, अगर इनपुट ए भी है, इसका नॉट मतलब माथे पे एक बार, इस तरीके से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी डायग्राम हम लोग को दिया है, इसमें यहाँ देखो x है इनपुट, तो यहाँ पे भी आप लिख पाएंगे x इनपुट और यहाँ पे भी लिख पाएंगे x इनपुट। यहाँ से जो आएगा देखो, इस जगह पे जो आउटपुट पहले वाले नांद गेट से आएगा तो x इंटू एक्स का बार। अब देखो a इंटू ए को आप a लिखते हैं, तो वैसे ही x इंटू एक्स को आप लिख पाएंगे x उसका बार, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख पाएंगे, देखो इस जगह पे लिख पाओगे y का बार। तो मतलब कि भाई यहाँ पे इधर की तरफ इस नांद गेट में इधर से x बार और इधर की तरफ y बार का जो है इनपुट हो रहा है। तो इस जगह पे, ये जो जगह है, इस पे हम लोग बोल पाएंगे कि सर x का बार इंटू वाई का बार, इसका होल का बार, ठीक है। क्योंकि भाई ये है नांद गेट एंड का नॉट, है ना। तो एंड में जो भी इनपुट आएगा उसका प्रोडक्ट लेके और उसके ऊपर एक बार लगा देना है, तो ये होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए ए इंटू बी का जो बार होता है इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको लिख पाएंगे, देखिए इसको लिख पाएंगे ए एक्स का बार का भी बार प्लस वाई का बार का भी बार, दैट विल बी एक्स प्लस वाई, है ना। इस तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे जो इनपुट है, दोनों ही इनपुट है क्या, तो एक्स प्लस वाई। तो फाइनल जो आउटपुट यहाँ से आएगा, इस जगह पे जो आउटपुट आएगा इसको लिख पाएंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल का बार, है कि नहीं। इस तरीके से लिख पाएंगे। फिर से वही बात, ए इंटू ए विल बी ए, तो एक्स प्लस वाई विल बी एक्स प्लस वाई। तो इसको एक्स प्लस वाई का बार बोल पाएंगे। अब ये क्या है, तो ये है ऐड जब करते हैं तो और उसका नॉट, है ना, तो नॉर गेट होगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, इसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सोप बबल ऑफ रेडियस इतना कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, एट द इंस्टेंट बबल राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो यहाँ पे विस्कस फोर्स एंड बायंसी बैलेंस हो रहा होगा, क्योंकि बोल रहा सोप बबल है। तो सोप बबल जो है, अगर देखिए तो सोप बबल के अंदर खुद का तो मास है नहीं, है ना, नेग्लिजिबल मास, अंदर जो है एयर होगा, नेग्लिजिबल मास। तो बायंसी जो है आप ऊपर की तरफ लगा दीजिए, है ना। और क्योंकि ये ऊपर राइज कर रहा है v से और कांस्टेंट स्पीड से, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी के अपोजिट में विस्कस फोर्स लगेगा, है ना। और जो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स एंड बायंसी, ये होगा बैलेंस, है ना। तो यहाँ पे आप विस्कस फोर्स को 6 पाई ईटा आरवी लिख पा रहे हैं, एंड बायंसी समर्ज्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो ये पूरा इसका वॉल्यूम जो है फ्लूइड में है ना, लिक्विड में है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये एक्सप्रेशन आएगा, इसमें वैल्यूज पुट करना होगा। तो देखो कुछ कुछ तो कट ही जाएगा यहाँ से, देखो ये पाई कट गया, पाई कट गया, एक आर कटेगा, यहाँ पे आर कटेगा और यहाँ पे आर का स्क्वायर लिख पाएंगे, है ना। तो और सब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 6 है, उसके बाद ईटा पता करना है, वी का वैल्यू दिया है 1/2 सेंटीमीटर। तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर पर सेकंड था तो मीटर पर सेकंड में ऐसे लिखेंगे। फिर ये 4/3, आर का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 mm, तो 1/1000 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2000, है ना, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करें ईटा का, तो देखो
ये 2 से ये 6 कटेगा, ये 3 आएगा। अब ये जो 3 है यहाँ जाएगा तो 9, और ये देखो 4 और यहाँ जो 2 है मिला के 8/9 टर्म तो आना चाहिए। बाकी जो पावर्स होगा 10 के फॉर्म में है, तो 10 का जो भी पावर होगा अपना कैंसिल आउट हो या जो भी हो, तो उस हिसाब से तुम बोल पाओगे डिजिट तो 8/9 आना चाहिए। तो इसको टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। A small circular loop of radius r is completely enclosed within large square loop of length L. Both of the loops are concentric and coplanar. L बहुत ज़्यादा है, स्मॉल r से अपने को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो स्क्वायर लूप जो ये देख रहे हो, इसको सेंटर पे, इसके सेंटर पे जो है एक रिंग है या फिर बोल दो सर्कुलर लूप है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिक आइडिया क्या होता था कि हम लोग एक प्राइमरी सर्किट मानते थे, इसमें प्राइमरी करंट फ्लो कराते थे। करंट फ्लो करने की वजह से उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता था, और वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी सर्किट से पास करता था, तो फिर फ्लक्स की बात करते थे सेकेंडरी सर्किट में, डिवाइडेड बाय जो है प्राइमरी सर्किट में करंट, इसको बोलते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। यहाँ पे प्राइमरी हम लोग जो है इस स्क्वायर लूप को मान लेते हैं, क्योंकि इसके लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना डुएबल है। और ये लूप जो है सर्कुलर लूप, ये बहुत छोटा है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस लूप की वजह से, स्क्वायर लूप की वजह से, वही इस पूरे एरिया पे भी होगा। ठीक है, तो फ्लक्स फाइंड करने में इसको छोटा सा लूप मानेंगे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके थ्रू आउट सेम बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो 4 वायर है, 4 वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर ये एंगल जो है आपको अल्फा और ये एंगल अगर बीटा है और ये परपेंडिकुलर आर है, तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर इज दिस गैप एंड साइन अल्फा साइन बीटा, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक वायर की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड में ये एंगल अल्फा और बीटा को क्या लिखोगे, 45 लिखोगे, है ना। तो एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर को लिख पाओगे L/2, है ना, आर को लिख पाओगे L/2, एंड साइन ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 45 1/√2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से, है ना, एक वायर की वजह से। तो एक वायर की वजह से है ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा 4 है तो इंटू 4 कर दो, है ना। इसको इंटू 4 करोगे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कुछ टर्म्स कटेंगे। ये देखो, ये जो 2 है, यहाँ पे देखो, ये 2 जो है ये ऊपर चल जाएगा, ये 4 के साथ 2 2 मिलके 4, और इस 4 को काट देगा, है ना। कुछ कुछ चीजें कटेंगी। अब यहाँ जो है बी जब इस तरीके का आ रहा है, इसमें जो काटने वाला टर्म्स है उसको काट देते हैं। देखो, ये 4 और ये 4 काट दिए हैं, तो ये आ रहा म्यू नॉट आई, और ये जो 2 है ये 2 ऊपर जाएगा, तो फिर 4 अपॉन पाई एल एंड √2। ठीक है, फर्दर इसको तुम सॉल्व करो तो म्यू नॉट आई बाई पाई एल 2√2 इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, ये तो बी एट सेंटर आ गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको फ्लक्स चाहिए सेकेंडरी में, अपॉन करंट आपको लिखना पड़ेगा। तो फ्लक्स के लिए देखो, इस पूरे पे जो है हम लोग बोल रहे हैं कि सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड वही जो है थ्रू आउट इसमें, क्योंकि छोटा सा जो है लूप है, तो बी इंटू ए करना अपने को। तो देखो बी तो इतना आ गया, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई 2√2 बाई पाई एल, और जो है पाई, इसका जो है रेडियस आर स्क्वायर, इस लूप का रेडियस इज आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ से आई और आई को आप काट देंगे, देखो इस आई और इस आई को काट देंगे, उसी अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। आंसर में 2√2 ऊपर है, देखो आंसर में 2√2 क्या है, ऊपर है, तो ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, 2√2 ऊपर है और तो किसी में है नहीं, तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डुएबल सवाल फर्स्ट राउंड में पक्के से करना चाहिए। अब अगले सवाल पे चलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल। द डायमेंशन ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, मास, टाइम एंड एल विल बी। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को एच, एम, टी और एल इस सब के फॉर्म में लेके आना है। तो सही टाइम पे अगर सही फॉर्मूला क्लिक कर जाए तो इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। जैसे एनर्जी, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को हम लोग एच सी बाई लेमडा भी लिखते हैं एनर्जी को, है ना। और एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस जी M1 M2, चलो मास बराबर कंसीडर करके, बाई आर ऐसे लिखते हैं। तो इस दोनों को डायमेंशनली तो आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी का टर्म है। तो एच सी बाई लेमडा को आप जी एम एम आर के बराबर लिख सकते हैं। और डायमेंशनली देखो तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कट जाएगा, तो आप लिख पाएंगे डायमेंशनली कि एच सी विल बी जी एम स्क्वायर, है ना। तो जी को लिख पाएंगे एच सी अपॉन एम स्क्वायर, है ना, ये तो लिख पा रहे हैं। अब यहाँ पे लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम, तो ये जो एच में, जो एच सी में जो सी है, सी को आप स्पीड बोल रहे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट, या जो भी स्पीड, डायमेंशनली आप इसको L/T लिख सकते हैं ना, एम स्क्वायर कुछ इस तरीके से। तो एच का पावर 1, एल का पावर 1, एम का पावर -2, टी का पावर -1, इस तरीके से आंसर आएगा। तो ये आ गया आपको, ये थर्ड ऑप्शन है कि नहीं, थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। पोजीशन दिया हुआ है पार्टिकल का, है ना, पोजीशन दिया है ऐसा कुछ, स्पीड एंड एक्सेलरेशन बिकम 0 फॉर द फर्स्ट टाइम T1 एंड T2 पे, तो T1 T2 फाइंड करने बोला है। आसान सवाल, फर्स्ट राउंड में पक्के से करना चाहिए। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, देखो वेलोसिटी को लिखोगे क्या, dx/dt, डिफरेंशिएट करोगे तो फिर 50a साइन का हो जाएगा cos 50t प्लस π/3। सिमिलरली जब आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन जो है dy/dt, फिर से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 50 का स्क्वायर a cos का हो जाएगा साइन 50t प्लस
π/3 माइनस भी आएगा, ठीक है, माइनस भी आएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो रहा है t1 पे एंड जो है एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है जीरो, वो हो रहा है t2 पे। तो t1 t2 फाइंड करना है, मतलब एक प्रकार से वेलोसिटी जीरो होने के लिए कॉस को जीरो होना है और एक्सेलेरेशन जीरो होने के लिए साइन को जीरो होना है। सबसे पहली बार कॉस और सबसे पहली बार साइन कब कब जीरो होगा वही एक प्रकार से बताना है। तो सबसे पहली बार जो कॉस जीरो होगा और सबसे पहली बार जो साइन जीरो होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो इसके लिए एंगल जो है 50t प्लस π/3, इसको सबसे पहली बार π/2 के बराबर होना पड़ेगा। तो आप 50t को लिख पाएंगे π/2 माइनस π/3 विल बी π/6। तो यहां से t को लिख पाएंगे π/300, दिस इज t1। तो t1 आ जाएगा π/300, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये और ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखना ही पड़ेगा, साइन जो है, साइन का वैल्यू जीरो हो तभी एक्सलेशन जीरो होगा। तो साइन जीरो होने के लिए अब यहाँ जीरो तो नहीं बोल सकते है ना। क्यों नहीं जीरो बोल सकते हो, साइन का वैल्यू यहाँ जीरो, एंगल का वैल्यू जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है और टाइम नेगेटिव तो हो नहीं जाएगा है ना। तो अगला वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो पाई पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप बोल पाएंगे कि सर 50t प्लस π/3 को अगर पाई बोलते हैं तो यहां से 50t को लिख पाएंगे आप 2π/3 और t को लिख पाएंगे यहां से π/75 है ना। देख लो ना, ये जो है 2 से ये कट के 25 और ये 25 इधर जाके 75 कर देगा, तो ये हो जाएगा आंसर। सेकंड विल बी द आंसर। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आसान सवाल फर्स्ट राउंड में पक्के से करना चाहिए। अगला सवाल, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन, बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 10 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, मतलब सरफेस को धकेल दिया, सरफेस स्पंजी रहा होगा है ना। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर मटेरियल। एवरेज फोर्स अप्लाइड की बात करें, क्या मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ना। मास दिया हुआ है तो फिर एफ एवरेज की बात करें, इसको आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन एवरेज है ना, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जब ये एच हाइट ट्रैवल करके नीचे आएगा, 10 मीटर ट्रैवल करके नीचे आएगा, तो यहाँ जो स्पीड होगा इसका, इस स्पीड की बात करो, जस्ट टकराने से पहले का स्पीड विल बी √2gh है ना, इतना। और जैसे ये सरफेस से टकराएगा तो सरफेस इसको रिटार्डेशन प्रोड्यूस कराएगा, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन, और फाइनली वेलोसिटी क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो आप ए से लेके बी में काइनेमेटिक्स लगा दीजिए, ए से लेके बी में काइनेमेटिक्स लगा लेते हैं। मान लो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख पाएंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन विल बी v² माइनस u² बाई 2s लिख पाओगे है ना। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू जो है 200, देखो u² का वैल्यू 200 है ना, 200 डिवाइडेड बाई लिख पाएंगे हम लोग 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे देखो ये 2 और 2 कटेगा, ये 0 0 कटेगा, यहाँ वाला 0 ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ रहा है -1000। एंड फोर्स की बात करो तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1 और एक्सेलरेशन जो है पुट कर देंगे आप, तो फिर जो है ये -1000 न्यूटन है ना। डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने हैं तो ये फोर्स लग रहा होगा एवरेज ऊपर की तरफ है ना। 1000 इज द आंसर। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आसान सवाल फर्स्ट राउंड में करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, in Bohr's atomic model find ratio of magnetic field produced at center by electrons in second orbit and fourth orbit। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है पहले तो करंट एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर चार्ज घूम रहा है ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से और v स्पीड से घूम रहा है, तो हम लोग एवरेज करंट की बात करें तो चार्ज घूमा एक राउंड में कितना टाइम लगा, तो 2πr/v है ना। हर एक राउंड में किसी एक जगह से ई चार्ज, मतलब ये चार्ज क्रॉस कर रहा होगा और टाइम लगेगा एक राउंड में कितना, 2πr/v। तो चार्ज क्रॉस्ड अपॉन टाइम टेकन इन वन राउंड, तो एक प्रकार से एवरेज करंट आप ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख पाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेंटर पे म्यू आई अपॉन 2r बोलते हैं। आई एवरेज का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो जो है आई एवरेज का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो बी जो है इसको आप लिख पाएंगे, देखिए प्रोपोर्शनल टू आई में, देखो आई इज प्रोपोर्शनल टू v/r है ना। तो v/r डिवाइडेड बाई r, मतलब b इज प्रोपोर्शनल टू v/r², ये लिख पाओगे है ना, v/r²। अब जो v होता है ऑर्बिट में z/n पे डिपेंड करता है और रेडियस जो है n²/z पे डिपेंड करता है। तो उस तरीके से हम लोग बोल पाएंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे विल बी प्रोपोर्शनल टू v की जगह पे z/n के प्रोपोर्शनल, एंड r का स्क्वायर, r का डिपेंडेंसी देखो n² पे, तो n⁴ बाई z का स्क्वायर है ना। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू z का क्यूब अपॉन n⁵ है ना, n⁵ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि z भी जो है हाइड्रोजन एटम में, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो भी एटम होगा उसमें z तो सेम ही होगा ना। तो b जो है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁵ सेकंड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा सेकंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट की वजह से, उसका रेशियो। तो सेकंड ऑर्बिट की वजह से, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से यहाँ पे लिख पाओगे 2⁵ और यहाँ पे 4⁵, मतलब 4/2⁵, 2⁵ विल बी 32। तो आंसर विल बी 32। ठीक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। डुएबल सवाल, फर्स्ट राउंड में करने वाला सवाल, थोड़ा रेशियो इन्वॉल्व है बट आसान सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, अल्टरनेटिंग करंट का सवाल।
इन गिवन AC सर्किट इफ ओनली स्विच S1 को क्लोज किए देन फेज डिफरेंस इज 30, ओके, व्हाइल ओनली इफ S2 स्विच इज क्लोज्ड देन फेज डिफरेंस इज 60, मतलब ओनली S2 को क्लोज करो, ये ओपन रखो तो फेज डिफरेंस इज 60, ठीक है। करंट लैग्स इन बोथ दी केसेस, दोनों ही केस में करंट लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज से करंट फेज में पीछे होगा, और ऐसा अगर होगा तो दोनों ही केस में जो है जेड आर से ऊपर होगा, या बोल दो एक्सएल मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सी रहा होगा, होता है ना, यहाँ पे ऐसे एक्सएल लिखते हैं हम लोग और इधर की तरफ क्या लिखते हैं, एक्सी लिखते हैं, और ये जेड लिखते हैं। एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सी होता है तो इस तरीके से सबट्रैक्ट करके लिखते हैं, है ना। तो करंट जो है लैग कर रहा है दोनों ही केस में, तो एक्सएल मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सी, तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे, और फेज एंगल यहाँ पे आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो फेज एंगल दो केसेस में, पहले में 30 डिग्री दिया, दूसरे में 60 डिग्री दिया है, करंट लैग कर रहा दोनों केस में, तो इस तरीके का कुछ केस बनेगा। एक्सी का वैल्यू दिया है 30 ओम एंड अपने को फाइंड करने बोला है 3L1 माइनस L2, एंड देखो यहाँ ओमेगा भी दिया है ना। तो देखो पहली बात कि यहाँ पे XL को आप लिख पाएंगे ओमेगा इंटू एल, है ना। दोनों ही केस में फेज एंगल कुछ तो दिया ही हुआ है, तो फेज एंगल tan ऑफ फाई को हम लोग लिख पाते हैं क्या, tan ऑफ फाई को लिख पाते हैं XL जो कि है ओमेगा एल माइनस XC अपॉन आर के बराबर, ये लिख पाते हैं। अब जो दो केसेस है उसमें देखो आपको फाई दिया है पहले केस में, एंड L1 जो है ये अननोन है, सेकंड केस में भी फाई दिया है एंड L2 अननोन है, ओमेगा अपने को पता है, XC पता है, रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, लेकिन रेशियो में कट जाएगा। तो देखो दोनों केस के लिए पहले केस में क्या बोला, फाई का वैल्यू, केस 1 में फाई का वैल्यू बोला 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 मतलब 1/√3, दिस विल बी ओमेगा L1 माइनस XC, XC इज 30 डिवाइडेड बाई आर। एंड केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में फेज एंगल क्या बोला है 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 यहाँ पे पुट करोगे, tan ऑफ 60 तो √3, दिस विल बी ओमेगा L2 माइनस 30 बाई आर। अब ये जो दो इक्वेशन आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, रेशियो अगर ले लेते हो ना, रेशियो ले लो तो आर और आर कट जाएगा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो, है ना। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करोगे तो देखो √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 विल बी 3, है ना, और ओमेगा L2 माइनस 30 डिवाइडेड बाई ओमेगा L2 सॉरी ओमेगा L1 माइनस 30, है ना। अब ओमेगा का वैल्यू भी दिया हुआ है देखो 300, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जो ओमेगा का वैल्यू 300 इसको पुट करते हैं तो देखिए 300 L2 माइनस 30 अपॉन 300 L1 माइनस 30, फर्दर इसको सॉल्व करने चले तो 300 L1 माइनस 30, दिस इज 300 L2 माइनस 30। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, आपकी यहाँ से जो है 3 को कॉमन लेके आएंगे और इस 3 से काट देंगे, तो अपने पास जो है ये आ गया 300 L1 माइनस 30, दिस इज 100 L2 माइनस 10। अब देखिए 300 L1 माइनस 100 L2, दिस इज 30 माइनस 10 दैट इज 20, और ये आ रहा आपको 3L1 माइनस L2 इंटू 100, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन। तो यहाँ से 3L1 माइनस L2 का वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे 0.2 के बराबर, आंसर है ना। तो डुएबल सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, मीडियम लेवल का सवाल आप बोल सकते हैं, इस आंसर को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल रोटेशन का सवाल, अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, मास 40 kg, मास और लेंथ दिया है, हैज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या बोला है, रेडियस बताने, मास इसका भी दिया हुआ है। आसान सवाल, एम एल स्क्वायर बाई 3 एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड सॉलिड स्फीयर का सेंटर से पास कर रहा है सॉलिड स्फीयर से एक्सिस, तो 2/5 एम आर स्क्वायर ऐसे लिख पाएंगे। वैल्यूज पुट करिए, आंसर लेके आइए। वैल्यू है यहाँ पे 40, लेंथ का है 3 का स्क्वायर, यहाँ 2/5, मास है यहाँ पे 10, रेडियस का स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो ये जो 3 है और ये 3 कटेगा, ये काट के यहाँ पे 4 लिख दो, और उसके अलावा जो है 4 इंटू 3 इंटू 5/2, है ना, इज आर स्क्वायर लिख पाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ से ये आ गया 30, तो आर को लिख पाएंगे रूट अंडर 30 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सवाल है, इसको आप फर्स्ट राउंड में पक्के से करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। तो इस सवाल में मल्टी लेयर्स हैं, मीडियम लेवल का सवाल इसको बोल सकते हैं, डुएबल है, और सही टाइम पे सही कॉन्सेप्ट अगर याद आता है तो फर्स्ट राउंड में पक्के से कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेकंड राउंड में भी आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपने को यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये जो है ऊपर की तरफ ए से अगर जा रहा है, ये नीचे की तरफ ए से जा रहा है, तो देखो 2g यहाँ पे फोर्स लग रहा है एंड 1g यहाँ पे फोर्स लग रहा है। इफेक्टिव फोर्स विल बी 2g माइनस 1g, फोर्स अलोंग स्ट्रिंग से, एंड इसकी वजह से दोनों ही मास क्या कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं। एक्सलेशन को लिख पाएंगे आप g/3, है ना। एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड जो लिख पाओगे वो लिख पाओगे g/3, और एस से स्टार्ट हुआ है, ऐसा ही एज्यूम करके चलना है। तो आप देखिए 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चल जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u तो 0 ही है, तो हाफ ए टी का स्क्वायर, है ना। तो यहां से आप लिख पाएंगे कि सर ये जो हो जाएगा 2g/3 डिस्टेंस,
है ना 20/3 मीटर चला जाएगा, है ना, कि भाई 2 सेकंड में ये भी 20/3 मीटर, ये भी 20/3 मीटर चल जाएगा। तो पहले का डिस्प्लेसमेंट नीचे, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट ऊपर। लेटस से हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो दोनों ही 2 सेकंड में 20/3 जाने वाला है, एक नीचे और एक ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 2 kg इंटू डिस्प्लेसमेंट 20/3 प्लस 1 kg और इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस 20/3, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया होगा, है ना, ऊपर की तरफ गया होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास, है ना, ये लिख पाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए वैल्यू आ पाएगा, देखो 20/3/3। ये जो तुम देख पा रहे हो 40/3 माइनस 20/3 विल बी 20/3, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा 20/9 के बराबर। 20/9 सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मीडियम लेवल का सवाल इसको आप फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं। सही टाइम पे सारा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए तो आप जो है इसको फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इन दिस सिचुएशन शोन अ स्मॉल मास m इज रोटेटिंग अलोंग विद सिलेंडर विथ एंगुलर स्पीड इतना, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इतना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड मास। देखो, जब भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो और मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो आप समझो स्टैटिक फ्रिक्शन का इनइक्वालिटी आपको यूज करने का जरूरत है। यहाँ पे ये घूम रहा ओमेगा से, ऐसा सवाल आप मॉड्यूल में भी देखे होंगे, अपने मटेरियल में भी देखे होंगे। तो ये घूम रहा तो इस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, और उसकी वजह से ये प्रेस हुआ तो नॉर्मल डेवलप हुआ। और क्योंकि सरफेस से प्रेस होगा, नॉर्मल डेवलप होगा, तो mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे फ्रिक्शन को आना पड़ेगा। नॉर्मल को लिख पाएंगे m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, एंड mg को कौन बैलेंस किया, fs बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इनइक्वालिटी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की fs जो है लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होता है, तो हम लोग बोल पाएंगे कि सर mg जो कि fs के बराबर होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। एन का वैल्यू है इतना, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो यहाँ से देखो म्यू एस को, देखो m और m तो कट ही जाएगा, है ना, यहाँ पे देखो m और m कट गया, तो आप जो है म्यू एस को लिख पा रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन g बाई ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। मतलब म्यू एस का वैल्यू जो है इतने के बराबर या इससे क्या हो, ज्यादा हो, है ना। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू देखो, मतलब कि जी ओमेगा स्क्वायर आर इतने के बराबर हो या इससे ज्यादा हो म्यू एस का वैल्यू, है ना। तो मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू विल बी दिस ओनली, है ना। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, म्यू एस का मिनिमम वैल्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। जी का वैल्यू 10, ओमेगा दिया हुआ है 5 तो ये 25, एंड आर का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख पाएंगे 20/25 विच इज 4/5। आंसर 4/5 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। A ball of mass 1 kg charge this much is in equilibrium between two parallel plates. Find potential difference between the plates. तो पहले तो इक्विलिब्रियम में है, तो देखो बाय डिफॉल्ट mg को हम लोग नीचे की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा QE दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी, इसको लिखते हैं आप क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लिखते हैं ना, मॉड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसमें डेल्टा वी बाई डी जो कि है इतना, दिस इज ई इंटू चार्ज जो कि है 9 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, है ना। ये क्या लिखे हम लोग, तो ये हम लोग लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इज द अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू mg, दैट इज इक्वल्स टू mg, मतलब q इज इक्वल्स टू mg आप लिखे हैं। चार्ज का वैल्यू ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये, मास का वैल्यू 1 kg और g का वैल्यू 10। अब यहाँ से ये डेल्टा वी का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो एक बात देखो यहाँ पे, यहाँ जो है 9 एंड 12, तो ये 3 और यहाँ पे 4, 3 एंड 4 तो आना ही चाहिए, और डेल्टा वी है तो 4 उधर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो आपको 4/3 आना चाहिए। तो 4/3 यहाँ है, इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो डिजिट का कैलकुलेशन करके भी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगले सवाल पे चले। अ पॉइंट मास जस्ट स्टार्टेड अप्रोचिंग प्लैनेट फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, स्पीड ऑफ इंपैक्ट ऑफ पॉइंट मास ऑफ स्पीड ऑफ इंपैक्ट ऑफ पॉइंट मास टू द प्लैनेट सरफेस इज। तो भाई बहुत दूर से जो है आप एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से एक प्रकार से छोड़े हैं, अट्रैक्शन ड्यू टू प्लैनेट ये फील कर रहा है, और इन्फिनिटी से ये ऑब्जेक्ट जो है प्लैनेट की तरफ आ रहा, प्लैनेट के सरफेस पे टकराएगा, टकराने से जस्ट पहले क्या बोला है आपको, जो स्पीड है वो फाइंड करना है। और गिवन है एक बात कि ये जो प्लैनेट है इसका मास 9 टाइम्स हैवियर देन अर्थ, प्लैनेट इज 9 टाइम्स हैवियर एंड विथ रेडियस 4 टाइम्स कंपेयर टू अर्थ। रेडियस 4 टाइम्स ऑफ अर्थ है एंड मास ऑफ दिस प्लैनेट इज 9 टाइम्स दी मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पहले तो इन्फिनिटी पे जीरो काइनेटिक एनर्जी पे था, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल आप लिखेंगे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट से आ रहा, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, है ना।
प्लस हाफ एम वी सरफेस पे जो होगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ से वी को लिख पाएंगे रूट अंडर 2gm/r, ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखो 2gm/r तो स्केप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता था, है ना। तो ये स्केप वेलोसिटी का रिवर्स ही है एक प्रकार से। आप स्केप वेलोसिटी में मिनिमम वेलोसिटी देते थे सच दैट कि ये जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचता था तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो होता था इन्फिनिटी पे, है ना। अब उसी का रिवर्स है कि इन्फिनिटी से छोड़े हैं या अट्रैक्ट होते 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 सरफेस पे आया तो टकराने का स्पीड तो न्यूमेरिकली ये स्केप वेलोसिटी के बराबर होगा उस प्लैनेट के लिए। अब यहाँ बोला है कि जो प्लैनेट का मास है दैट इज 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो वैल्यूज यहाँ पे उस तरीके से पुट करे 2g 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे रूट अंडर 9/4 को बाहर ले आए तो बचता है ये 2gme/re। ये जो वैल्यू है ये है स्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। बाकी यहाँ जो रूट अंडर में आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इसको आप लिख पाएंगे कितना 3/2। अब डिवाइड करिए तो यहाँ से जो है 3 इंटू 5.6 तो ये कुछ ऐसा आ रहा है ना, किलोमीटर पर सेकेंड 17 के आसपास आ रहा है ना। अगला सवाल, फाइंड वर्क डन व्हेन रेडियस ऑफ सो बबल इज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना। सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है। सरफेस टेंशन का कन्वेंशनल सवाल देखिए, कोई भी बबल की बात करें तो इनर और आउटर सरफेस होता है, और सरफेस एनर्जी की बात करें तो सरफेस एनर्जी जो है 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू 4πr²। आप ऐसे लिखते हैं। इनर सरफेस के लिए सरफेस एनर्जी इंटू सरफेस टेंशन इज दी सरफेस एनर्जी ऑफ इनर सरफेस। ऐसे बाहर के सरफेस के लिए भी तो दो सरफेस की वजह से यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे वर्क आप कर रहे हैं रेडियस बढ़ाने में, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने में, मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ाने में। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल, ये जो होगा ये वर्क डन बाय यू होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखो दोनों केस में रेडियस का ही तो फर्क है ना। तो 8π आर फाइनल इज 6/100 का स्क्वायर माइनस आर इनिशियल 2/100 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। 8π का वैल्यू जो है 3.14, टी का वैल्यू जो है 0.03, और यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ जो 100 आएगा डिवाइडेड बाई 10 to the power of 4, ऐसा कुछ आ रहा है ना। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्लोज टू 2.411 इंटू 10 to the power of -3 जूल इतने के बराबर आ जाता है। सबसे क्लोज जो आंसर है वो है क्या, इतना। इसको आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें प्रिसाइज कैलकुलेशन का जरूरत है। आप अप्रोक्सीमेशंस लेंगे तो देखो ऑप्शंस बहुत क्लोज है ये दोनों, तो प्रिसाइजली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान देके यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत। अगला सवाल, टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 10K to 20 केल्विन आइसोकोरिकली, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 5 मोल ऑफ गैस। सीपी दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो हीट एब्जॉर्ब जो होगा NCV डेल्टा टी आप बोलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो Q विल बी डेल्टा यू के बराबर ही हो जाएगा NCV डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल भी दिया है, चेंज इन टेम्परेचर भी दिया है, CV फाइंड करना है। तो CV को लिख पाएंगे आप CP-R, है ना। CP जो है ये आपको क्या दिया है, तो कैलोरी में दिया है 8, और R का वैल्यू कैलोरी में होता है 2, तो आप इसको लिख पाएंगे 6 कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना। और फिर जो है कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करें, क्योंकि आंसर जूल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 4.2 1 कैलोरी 4.2 जूल मोल केल्विन, है ना। यूनिट इस तरीके से आप सीवी का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो क्यू आ जाएगा। देखो 5 CV इज 6 इंटू 4.2, है ना, एंड डेल्टा टी इज 20 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 10 के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 300, देखो ये 30 10 मिला के 300 4.2। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे वैल्यू इतनी के बराबर, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से टिक मार के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अ मिक्सचर ऑफ इतना ग्राम ऑफ CO2 एंड O2 गैस इज मेंटेन्ड एट प्रेशर इतना। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो PVT दिया हुआ है, और टोटल मास दिया हुआ है ना। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का मोल्स अपने को फाइंड करना है। अब डिटेल्स देखो यहाँ पे, डेसिमल में, सेंटीमीटर क्यूब में, किलो पास्कल में, और ऑप्शंस देखो कैसा कैसा ऑप्शन सब है ना। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन हैवी लोडेड होने वाला है, टाइम कंज्यूम करने वाला कैलकुलेशन, तो इसको पक्का से सेकंड राउंड में ही करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में आसान आसान सारा सवाल निपटाने के बाद आप आएंगे तो जाके सेकंड राउंड में इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या क्या बातें दी हुई हैं। CO2 का जो मोलर मास कितना 44, एंड O2 की बात करें तो 32, है ना। ये है यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है इतना, वॉल्यूम दिया इतना, टेम्परेचर दिया इतना, तो PV इज इक्वल टू NRT जो हम लोग लिखते हैं, इसमें N की बात करें, है ना, नंबर ऑफ मोल, तो PV अपॉन RT लिख पाएंगे। प्रेशर
आप इतना लिख पा रहे हैं, वॉल्यूम 8310 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, क्योंकि 1 सेंटीमीटर विल बी 1/100 और सेंटीमीटर का क्यूब है तो 1/100 का पावर 3, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। आर का वैल्यू जो है 8.31 कुछ कंसीडर करते हैं और टेम्परेचर कितना 300 है ना। तो यहाँ पे आप आर का वैल्यू जो है और इसको यहाँ पे डिजिट्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पे देखो आ जाएगा, ये 100 यहाँ से कटा, यहाँ से एक ऊपर गया तो फिर ये 100 इधर, 8.31 8.31 831 831 जाएगा, तो ये देखो ये 100 इस 10 के साथ मिला के 1000, एक और 1000 यहाँ है ना। 10 टू द पावर ऑफ -6 से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ रहा होगा कितना, तो 1/3 आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। एन का वैल्यू 1/3 है ना। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स में कौन कौन होंगे, तो देखो ये जो 13.2 ग्राम है मास, इसमें मान लो कि CO2 का नंबर ऑफ मोल N1 बोल देते हो, तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास कितना 44, दिस विल बी दी मास, गिवन मास, है ना, CO2 का। ऐसे ही जो है नंबर ऑफ मोल O2 का अगर N2 बोल देते हो तो N2 इंटू मोलर मास करने पे गिवन मास सिस्टम में आएगा, है ना। तो गिवन मास, पहले गैस का गिवन मास दूसरे मास गैस का जो है ऐड करके आप इतने के बराबर लिखेंगे। पहला इक्वेशन तो ये है, और दूसरा इक्वेशन है N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1/3, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है ये इतना आपको मिला है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपका आंसर जो आता है वो आता है आपको सेकंड ऑप्शन। लंबा कैलकुलेशन, तो आप इसमें पेशेंटली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ध्यान देने वाली बात कि कहीं पे भी डिवीजन 3 से नहीं करेंगे। जब आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको दिखेगा कि 3 से डिवाइड करने का स्कोप आ रहा है। हर ऑप्शन में देखो जो है 1/9 है, मतलब एक बार 3 आया होगा और एक और बार नीचे 3 आया होगा, है ना। तो डिवाइड नहीं करके, 3 से डिवीजन ना करके आप कैलकुलेशन में इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले सवाल को देखते हैं। सेक्शन ए में टोटल 17 सवाल अवेलेबल हो पाए, उसको हम लोग देख चुके हैं। अब सेक्शन बी के सवालों को देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are placed at x is equals to 2 and x is equals to 4 meter respectively. Consider two spherical Gaussian surface centered at origin at radius 3 meter and 5 meter respectively. Electric flux through S1 and S2. तो देखो क्या है, x का वैल्यू पहले लिखो भाई। x is equals to 0 से देखो, x is equals to 2 पे एक चार्ज रखे हो 8 एंड x is equals to 4 पे चार्ज रखे हो कितना -2 माइक्रोकूलम्ब। और जो गॉसियन सरफेस बनाए हो, पहला गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है 3, मतलब इसके बीच से होके जाएगा पहला गॉसियन सरफेस, और दूसरा गॉसियन सरफेस 5 का है, मतलब इस वाले चार्ज को भी कंटेन करेगा, है ना। ये है S2। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो फ्लक्स जो है पहले केस में जो फ्लक्स होगा, पहले सरफेस के लिए फ्लक्स लिख पाएंगे हम लोग 8, है ना, माइक्रोकूलम्ब अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q by एप्सिलॉन नॉट, है ना। एंड सेकंड केस में जो फ्लक्स लिख पाएंगे उसमें दोनों ही चार्ज इंक्लूड होंगे, है ना। देखो सेकंड वाले सरफेस में तो ये वाला चार्ज दोनों ही आ रहा है ना इंक्लोज्ड में। तो 8 - 2 माइक्रोकूलम्ब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 6 माइक्रोकूलम्ब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका रेशियो ले लो, 5(1/5)2 जब करोगे तो जो भी यूनिट है ये 8/6 मतलब कि 4/3 आएगा। अब जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस पूरे को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आंसर कितना, 4 के बराबर। आंसर होगा यहाँ पे 4। आसान सवाल, डुएबल सवाल फर्स्ट राउंड में पक्के से करना चाहिए। अब अगले सवाल को देखते हैं। इन डीसी सर्किट एक बल्ब दिया है, ये रहा बल्ब जिसका पावर रेटिंग दिया है ना। पावर रेटिंग में वोल्टेज, इस वोल्टेज पे इतना पावर कंज्यूम करता है, इसका यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते थे पावर रेटिंग का यूज करके। तो ये डीसी सर्किट में बल्ब दिया है, इज कनेक्टेड विथ 2 रेजिस्टर्स, एक ये रेजिस्टेंस है। आइडियल वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताना है। मतलब एक प्रकार से बल्ब का अगर रेजिस्टेंस हम लोग ले आते हैं तो ये रेजिस्टेंस इससे पैरेलल में और ये पूरा कॉम्बिनेशन इससे सीरीज में, तो फिर सीरीज पैरेलल का यूज करके हम लोग यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सोच पाएंगे। आसान सवाल, सीरीज पैरेलल का सवाल, इसको फर्स्ट राउंड में पक्का से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए पावर रेटेड होता है V रेटेड का स्क्वायर बाय R, तो रेजिस्टेंस जो होगा बल्ब का दैट विल बी V रेटेड का स्क्वायर बाय पावर रेटेड। V कितना है रेटेड 200, तो 200 इंटू 200 अपॉन आप कर जाएंगे 100 पावर रेटेड। तो रेजिस्टेंस जो बल्ब का आ रहा है दैट इज 400 के बराबर, 400 ओम के बराबर। तो मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 400 ओम। तो समझो इस बात को, ये दोनों 400 पैरेलल में, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट होगा 200। मतलब अपने पास जो है दो रेजिस्टर होगा 200 का एंड 200 का, ये 200 और ये भी 200 का। इसके क्रॉस बैटरी जो है कितने का है 100 वोल्ट का, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा 50 का और यहाँ पे भी ड्रॉप क्या होगा 50 वोल्ट का। तो वोल्टेज में जो ड्रॉप यहाँ पे वही फाइंड करने बोला, दैट विल बी आंसर 50, है ना। तो आप बोल पाएंगे सर 50 वोल्ट विल बी दी आंसर। ठीक है, आसान सवाल, फर्स्ट राउंड में पक्के से करना चाहिए। अब अगले सवाल को देखें। The intensity of sunlight collected from EQ convex lens of radius this is observed to be maximum at a distance 30 cm from lens. Okay. Then refractive index of material of lens. तो देखो सन से जो है लेंस पे अगर रे आ रहा है तो ये फोकस पे कंसंट्रेट होता है, तो पूरा एनर्जी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हुआ यहाँ, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है फोकस पे। तुम अगर कोई दूसरा सरफेस यहाँ लेके आओगे तो ज्यादा एरिया में एनर्जी रिसीव होगा, तो एनर्जी रिसीव
पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ इंटेंसिटी कम होगा, यहाँ पे पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी फोकस पे दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ जो तुमको बोला एक 30 सेंटीमीटर, ये तो फोकल लेंथ बता दिया, है ना। फोकल लेंथ बाई कॉन्वेक्स का 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 दिया है, तो दोनों ही साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड में 60, तो आप लिख पाएंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ को म्यू माइनस 1 बाई आर नॉट, अगर रेडियस को तुम आर लिख रहे हो, माइनस ऑफ माइनस आर नॉट। देखो अगर इंसिडेंट लाइट आप इधर से लेके आ रहे हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे पॉजिटिव, पोल से आपको इधर की तरफ जाना पड़ रहा, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे थे प्लस साइन के साथ, और दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिख पाएंगे म्यू माइनस 1 2 बाई आर नॉट, जिसमें सारा कुछ दिखा ही हुआ है। अब 1/30 इसको लिखिए, म्यू माइनस 1 एंड 2 बाई रेडियस इज 60, है ना। 60 पुट करेंगे तो यहाँ से म्यू माइनस 1 आ रहा है आपको 1 के बराबर, क्योंकि देखो ये 2 से ये 30 हो जाएगा कट के, 30 कट के 1, तो म्यू माइनस 1 1 के बराबर, तो यहाँ से हम लोग बोल पा रहे हैं कि सर म्यू आ जाएगा 2 के बराबर। आंसर, आसान सवाल, डुएबल सवाल फर्स्ट राउंड में पक्के से करना चाहिए। आज के सेशन में हम लोग सेकंड अप्रैल सेकंड शिफ्ट का जे मेंस का मेमोरी बेस्ड फिजिक्स का सारा सवाल देख लिए। जो सवाल सब देखे हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ सवाल मीडियम या इजी लेवल के थे, तो ओवरऑल पेपर को आप मॉडरेट, मीडियम या इजी लेवल का बोल सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ सवाल को आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे ही अगला सेशन ट्राई करेंगे कि टाइम निकाल के अपलोड कर पाएं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ऑल दी वेरी बेस्ट।